समेकित कृषि मॉडल जो है ये सबौर में एक बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे 1 एकड़ के एरिया में मैंने एक मॉडल देखा था जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। चूँकि खेती किसानी में बचपन से लगाव है और बचपन से हम जो है मतलब खेती किसानी को देखते आए हैं, तो मेरा ये लक्ष्य था कि कृषि के क्षेत्र में मतलब कुछ नया और कुछ अलग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो पास में ज़मीन थी तो मैंने सोचा और 2019 से मैंने इस पे काम करना आरंभ किया। हालांकि बहुत सारी चुनौतियां आई हैं। केला में भी वही कंडीशन लागू की है हम, चूँकि नज़दीक लगाने से हम 1 साल तो प्रोडक्शन ले सकते हैं लेकिन साथ में कई फसल नहीं ले सकते हैं। और दुर्भाग्य इस बात का है कि सरकार के तरफ से या प्रशासनिक जो भी अमला है उसके तरफ से इस क्षेत्र में सिर्फ अखबारी विकास की बयार बहाई जाती है, ज़मीन पे कोई सहयोग नहीं होता है। प्रथम वर्ष जब मैं इसको स्थापित करने का प्रयास कर रहा था तो कई बार हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में और कई बार मैं बीओ कार्यालय का चक्कर लगा करके थक गया था कि कहीं से कोई सहयोग मिलेगा। लेकिन बाद में पता चला कि सरकार या सरकार के जो भी कर्मी होते हैं वो सिर्फ अखबारी और क्या बोलते हैं उसको न्यूज़ चैनल पे दिखाने के लिए। हम तो कहते हैं कि सरकार जितना कृषि विभाग विज्ञापन पे खर्च करती है उसका अगर कुछ मतलब हिस्सा जो है किसानों की समृद्धि पे खर्च करे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा सरकार के लिए। क्योंकि युवा कैसे आगे आएंगे, किसी तरह का समर्थन नहीं मिलता है। आप अगर कृषि से रिलेटेड स्टार्टअप को लेकर के इन्वेस्टरों के पास जाएंगे तो वहाँ भी आपको मतलब जो है उस तरह से प्रोत्साहन नहीं मिलेगा जैसा कि अन्य क्षेत्रों में मिलता है। क्योंकि नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा, आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज़। आज के दौर में जहां युवा डिग्री लेने के बाद रोज़गार के लिए दर दर भटक रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही है, वहीं एक युवा ऐसा भी है जो खेती के नए आयाम स्थापित कर रहा है। आज हम मिलाएंगे एक ऐसे युवा से जो खेती किसानी करके एक नई जो है तकनीक विकसित कर रहे हैं। खेती में समेकित खेती कर रहे हैं। समेकित खेती वो है जो फसलों के साथ साथ अलग अलग तरह की, चाहे वो मुर्गी पालन हो, मत्स्य पालन हो, बतख पालन हो और साग सब्जियां हो, वो उत्पादन करना होता है। तो ये एक कह सकते हैं आधुनिक तौर पर अगर देखा जाए तो ये काफ़ी उत्तम तकनीक माना गया है। कृषि वैज्ञानिकों की माने तो समेकित कृषि आज के दौर में एक समय की मांग भी है। तो मैं मौजूद हूँ फारबिसगंज प्रखंड क्षेत्र के परवाह पंचायत में और यहाँ जो है समेकित तरीके से खेती कर रहे हैं एक युवा किसान। तो जानेंगे उनसे और पूरा खेती का जो ये हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से क्या हो रहा है, यहाँ किन चीज़ों को लेकर के काम हो रहा है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये अभी जो है केला का पौधा लगा हुआ है, जो क्यारी बना करके ये यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है। और यहाँ हमारे साथ हैं भाई साहब, वो इधर देख सकते हैं आपकी करेला भी लगा हुआ है और आगे हम लोग बातचीत करते हुए आपको दिखाते हुए चलेंगे। तो यहाँ हमारे साथ हैं, बात करते हैं उनसे। क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम धनंजय सांडिल्य है। धनंजय सांडिल्य जी। तो आप ये जो समेकित खेती कर रहे हैं, पहले इसके बारे में समझाएं कि क्या है। मैंने तो समझा दिया, अब आप
समझाएं। ये समेकित कृषि मॉडल जो है ये सबौर में एक बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे 1 एकड़ के एरिया में मैंने एक मॉडल देखा था जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। चूँकि खेती किसानी में बचपन से लगाव है और बचपन से हम जो है मतलब खेती किसानी को देखते आए हैं, तो मेरा ये लक्ष्य था कि कृषि के क्षेत्र में मतलब कुछ नया और कुछ अलग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो पास में ज़मीन थी तो मैंने सोचा और 2019 से मैंने इस पे काम करना आरंभ किया। हालांकि बहुत सारी चुनौतियां आईं और काफ़ी मतलब नुकसान भी झेलना पड़ा और मतलब बीच में कोरोना का लॉकडाउन का टाइम आ गया था। उसके बाद जो है हम लोग मतलब फिर भी इसमें लगे रहे और आज जो है हम अपने आप को जो है गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम जो है इस लेवल पर इस तकनीक को लेकर के आए हैं। तो ये जो आप बता रहे हैं सबौर कृषि विद्यालय से है ये, तो सबौर कृषि विद्यालय से आपको जो है वहाँ से प्रेरणा मिली इस चीज़ को करने की? जी, निश्चित रूप से मैंने वहाँ का मॉडल देखा और वो मुझे काफ़ी पसंद आया था। तो क्या आपने ट्रेनिंग भी लिया कोई कि नहीं, मतलब वहाँ ऐसे विजिट करने गए हुए थे? मैं वहाँ पर सिर्फ देखने के उद्देश्य से गया था और मतलब 2 दिन 3 दिन रह के, चूँकि मेरा ननिहाल भी उसी इलाके में है तो मेरा जाना आना लगा रहता था। तो मुझे जब भी मौका मिलता था तो मैं कोई पार्क या कुछ ऐसी जगह जाने के बजाय मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाके घूमता था और वहीं से मुझे प्रेरणा मिली है इस चीज़ को करने की। आपकी दिलचस्पी वहीं से जगी कि इस चीज़ को लेकर के करना है? निश्चित रूप से, और बचपन से मैं खेती को काफ़ी नज़दीक से देख रहा था और पिताजी भी कृषक थे तो खेती में मन भी लगता था। अच्छा। तो आपने क्या इसको लेकर के कोई प्रशिक्षण कोर्स भी किया है क्या? मैंने अभी तक कोर्स के अगर कहेंगे तो कोर्स के हिसाब से कुछ भी नहीं किया है, लेकिन अपने हिसाब से या फिर आज के ज़माने में जो सोशल या डिजिटल माध्यम से जानकारियां जुटा करके समय समय पर कृषि वैज्ञानिकों से राय लेकर के या फिर जो भी इस क्षेत्र में जो भी उस तरह के लेवल पे हैं उनसे अपना मतलब विचार विमर्श करके मैं इस चीज़ को अभी बढ़ा रहा हूँ। तो जब आपने ये सोचा कि मुझे प्रारंभ करना है अपने गांव में, तो शुरू में यहाँ जब आप बात किए होंगे अपने अभिभावक से, तो कैसा मतलब उस समय तो बड़ा ये रहा होगा, चुनौती रहा होगा? निश्चित रूप से पिताजी का कहना था कि हम जिस तरह से खेती करते आ रहे हैं उसी तरह से करते रहेंगे, साल में ये आएगा वो आएगा, और उनका मतलब उनके लेवल का या उनके समय के अपने समय के हिसाब से उनका सोच था। हालांकि ज़रूरत से ज़्यादा मैंने लागत भी लगाया यहाँ पर, बहुत कुछ मतलब जानकारियों के अभाव में हुआ है, कुछ सीखने को भी मिला। हालांकि कहते हैं कि मतलब करने से ही सीखने को मिलता है, तो यही सब था। और अभी ऐसा है कि पहले ही साल जब हम यहाँ पर सब कुछ विकसित कर रहे थे तो यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं था, एकदम मतलब दिन में आप जो है मई के महीने में यहाँ खड़ा नहीं रह सकते थे, क्योंकि उस समय जो है यहाँ पर एकदम धूप होती थी। तो जो ये कह सकते हैं कि शुरुआत में आइए फॉर्म भी देखते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ आप इस और हम देखिए यहाँ पर कि मुर्गी पालन को लेकर के यहाँ फॉर्म भी बना हुआ है, अंदर हम लोग चलेंगे। जी। बाकी चूँकि यहाँ पर मैंने अभी देखा, मुआयना किया, तो अलग अलग तरह के, चाहे साग सब्जी हो, परवल हो, करेला हो, सहजन हो, तमाम तरह की चीज़ें यहाँ लगी हुई, आगे हम लोग चलेंगे उसमें। तो ये जो पूरा एक चूँकि शुरुआती जो स्ट्रक्चर था उस समय जो है, शुरुआत आपने किस चीज़ की मतलब कैसे करी थी और किन चीज़ों की खेती प्रारंभ करी थी उसमें? सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर जो है 2 शेड का निर्माण किया था पोल्ट्री फार्मिंग के ख्याल से, और मतलब पहले साल जो है पोल्ट्री फार्मिंग मतलब शुरू भी कर दिया था। उस समय चूँकि पेड़ पौधे इतने विकसित, मतलब इतने विकसित क्या थे ही नहीं, मतलब बिल्कुल नगण्य थे, 0 से स्टार्ट हुआ था। तो पहली साल जो है मुझे मतलब पोल्ट्री फार्मिंग में काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी हम जो है हार नहीं माने और धीरे धीरे करके उसको बढ़ाने का प्रयास करते रहे। उसके बाद मैंने एक अपने क्षेत्र के लिए एक नई खेती, मतलब सहजन, जिसको मोरिंगा बोलते हैं, सहजन की खेती आरंभ किया था यहाँ पर 1 एकड़ एरिया में। लेकिन चूँकि अपना इलाका जो है वो जल जमाव या फिर बाढ़ से प्रभावित रहता है, हालांकि उस तरह का कभी यहाँ पे बाढ़ आया नहीं था, तो अपेक्षा नहीं थी कि इस तरह से हो जाएगा, लेकिन प्रकृति से कौन अब तक बच पाया है। तो हालांकि उसमें से कुछ सहजन के पौधे बचे हुए भी हैं और जो कि अभी अच्छा प्रोडक्शन दे रहे हैं।
हालांकि उसका कॉमर्शियल यूज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन घर में शुद्ध चीज़ तो प्राप्त हो रहा है। और तो शुरुआत आपने सहजन से करी थी। ये जी। फार्म अगर आप खोल के थोड़ा अगर दिखा दे तो। निश्चित रूप से जी, ये देख सकते हैं आप, फार्म जो है पूरा बना हुआ है। ये ब्रॉयलर के लिए ये यूनिट था, और इसमें से ये 35 से 40 दिन में इसका बैच तैयार हो जाता है। तो ये जो है ये कल ही बैच निकला है। 2-3 मुर्गियां यहाँ पे बची हुई हैं जिनको जानबूझ के रखा गया है। ये इसमें देसी है कि ये क्या है? ये सोनाली ब्रीड है, जो मैंने पूर्व में भी यहाँ पे मैंने धीरे धीरे कड़कनाथ, सोनाली सबों की फार्मिंग की थी। लेकिन उस समय में मैं एक तरह से जैसा आपने पहले ही सवाल किया कि ट्रेनिंग लिए हुए हैं कि नहीं, तो बस वही जानकारी के अभाव में बहुत सारी गलतियाँ हुई थी। लेकिन अब जो है अब हम उसको अपने स्तर से जो है अनुभव के आधार पे सुधारते जा रहे हैं। ये देसी मुर्गियाँ हैं, और मेरा लक्ष्य है कि मैंने यहाँ पे अभी 400 मुर्गियाँ डाली हैं, और इनका जो भी मेल बर्ड होगा उसको हम सेल करके फीमेल से अंडा का प्रोडक्शन लेंगे, जो कि अक्टूबर से नवंबर दिसंबर मतलब ठंड के महीने में इसका ज़्यादा डिमांड होता है। अच्छा। जी जी। आपने बताया बत्तख पालन को लेकर के भी आपका ये है, तो उसके लिए मतलब आपने कुछ व्यवस्था भी करी है कि नहीं करी है? बत्तख जो है यहाँ पर इसको दिखा दीजिए। हाँ, यहाँ अच्छा यही है। देखिए यहाँ पर जो है बत्तख आप देख भी सकते हैं, जो है बनाया हुआ है ये। अभी इसमें जो है कितना है लगभग? अभी इसमें मात्र 20 बत्तख है। एक समय में हम यहाँ पर 200 बत्तख रखा करते थे, लेकिन वही वो दौर था जब मैं मतलब इसमें थोड़ा सा मात खा रहा था। तो धीरे धीरे करके सबों को जो है सीमित दायरे में रख करके मैं जो है अब इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। अच्छा, तो ये धीरे धीरे इसको भी ग्रो करना है। निश्चित रूप से। तो आइए और इधर देखते हैं। ये तो आप मुर्गी पालन, बत्तख पालन को लेकर देख लिए, खेत की ओर चलते हैं। तो ये जो पूरा अब इस और जो है आपने खेत, ये सामने जो है ये पोखर है क्या? जी जी, ये तालाब है, और हालांकि ये अभी तक अर्धनिर्मित है, क्योंकि मुझे शेड वगैरह में मिट्टी का इस्तेमाल करना था, और चूँकि इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल का एक आधार तालाब भी होता है। जी। तो इसीलिए मैंने तालाब का निर्माण कराया था। हालांकि इसमें अभी कुछ काम बाकी है। अभी पानी मतलब जल जो है इसमें स्थिर नहीं रह पा रही है। इनको और थोड़ा सा नीचे खुदाई करना पड़ेगा, तो उसके बाद जो है ये इसमें मछली पालन का प्लान है, और ये थोड़े दिनों के बाद इस पे कार्य भी किया जाएगा। तो ये जो सामने हम देख पा रहे हैं, इसमें केला है, और उसके बाद जो है महगनी का भी पौधा है, और ये तमाम आप देख सकते हैं। मैं इस और से अगर दिखाऊं सामने से, क्योंकि सेल्फी स्टिक से मैं वीडियो बना पा रहा हूं, तो ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो है केला आप देख रहे हैं, यहाँ पर महगनी देख रहे हैं, उस और से जो है ओल लगा हुआ यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा। और इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो जहाँ मैं चल रहा हूँ अभी, ये नीचे ज़मीन भी इसका काम में आ रहा है, क्योंकि इसमें ओल लगा हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ दूर उस और जो है वहाँ ओल भी देख सकते हैं आप। यहाँ पर भी छोटे छोटे पौधे विकसित किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो है चूँकि पौधा भी लगाए हुए हैं लंबाई के, और जो है नीचे भी ज़मीन का यूज कर रहे हैं, तो दोनों तरह से इसमें मतलब हो रहा है। निश्चित रूप से समेकित कृषि का आधार ही यही होता है कि पारंपरिक खेती जो होती है उनसे अलग हट करके कुछ किया जाए। तो यहाँ पर एक ऐसा बेस हम तैयार कर रहे हैं, या लगभग 80% तैयार कर चुके हैं, जिससे कि हमको दैनिक रोज कुछ ना कुछ आमदनी होते रहेगी। हाँ, तो क्योंकि बिल्कुल आपने बताया कि पारंपरिक खेती से अलग है, बिल्कुल अलग है। पारंपरिक खेती जो एकीकृत खेती होती है, उसमें लोग अलग अलग फसल जो है, चूँकि एक के बदले फिर एक उत्पादन होता है, वो कट जाता है, फिर दूसरा लोग लगाते हैं। लेकिन इसमें एक साथ कई चीज़ों को उगाया जा सकता है, उपजाया जा सकता है। अब एक चीज़ जानना चाहूँगा, इसके लिए जो आप चूँकि बीज जो लाते हैं, तो इसमें उन्नत किस्म की बीजें होती भी है कि जो लोकल स्तर की बीजें होती है? तो यहाँ पर जैसे कुछ बीज से लगने वाले पौधे मेरे पास बहुत कम ही होते हैं, और ज़्यादातर जो पौधे या जो भी हमारी फसलें होती हैं वो मतलब उनका पौधा कटिंग से ग्रो किया जाता है। जैसे केला है तो केला से केला बन जाता है। हम जो है मतलब वो
क्या एक केला का नया वैरायटी लैब में बनता है, हम उसको नहीं लगाते हैं। हम मतलब गांव में जो लोकल जो किसानों के घर में बगीचे में होते हैं वहाँ से उपलब्ध करके यहाँ पे लगाए हैं। और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मेरा यही फोकस रहता है कि हम जो है देसी या ऑर्गेनिक के तरफ इसको अग्रसर कर सकें। जैसे ये मेरा ओल का खेत है, अभी ओल, केला, महगनी, इसमें साथ साथ जो है और कई मौसमी फलों के पौधे, आम, लीची और क्या बोलते हैं कस्टर्ड एप्पल, शरीफा जिसको बोलते हैं, वो पौधा है, सब कुछ लगा हुआ है। साथ में हम जो है नीचे के लेवल का ज़मीन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हम जो है अभी हमारा जो मतलब पोल्ट्री का जो वेस्टेज हुआ था, कल जो हमारा सेट खाली हुआ है, तो वो वेस्टेज को हम यहाँ पर खाद के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी पूर्ण तरह से यह जैविक तौर पर है। निश्चित रूप से अभी थोड़ी मात्रा में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, चूँकि बहुत कम मात्रा में, चूँकि आसपास के किसानों को उस तरह से जागरूक नहीं कर पाए हैं। और वो जब अपने खेतों में उस तरह का प्रयोग करते हैं दवाओं का, रासायनिक दवाओं का, तो सारे कीटों का आक्रमण हमारी तरफ भी हो जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए जो है थोड़ा थोड़ा हम लोग मतलब बहुत कम मात्रा में, लेकिन आगे इरादा है कि उसको भी कम कर दिया जाए। और कम क्या, बिल्कुल नहीं के बराबर कर दिया जाए। अब आप देखे होंगे कि महगनी की खेती बहुत जगह देखे होंगे। महगनी लोग लगा देते हैं 4 फीट के डिस्टेंस में, और मेरा महगनी का पेड़ जो है ये 10 फीट के डिस्टेंस में लगा हुआ है। केला की दूरी भी लगभग वही है। तो इससे फ़ायदा क्या है कि एक चूँकि महगनी बहुवर्षीय पेड़ है और इसको फैलने के लिए जगह ज़्यादा होना चाहिए ज़मीन से, चूँकि इनको जो भी मिलेगा ज़मीन से ही मिलेगा। तो इसलिए हम जो है दूर दूर पे लगाए हैं। केला में भी वही कंडीशन लागू किए हैं हम, चूँकि नज़दीक लगाने से हम 1 साल तो प्रोडक्शन ले सकते हैं, लेकिन साथ में कई फसल नहीं ले सकते हैं। और मेरा उद्देश्य यही है कि हम खेत में जो है एक साथ में कई तरह के फसलों को तैयार करें और अपने आसपास के युवाओं को खेती किसानी के प्रति जागरूक करें। हाँ, नहीं, इसमें तो एक चीज़ जैसे आपने कहा कि डिस्टेंस बना करके हम रखते हैं, तो कृषि वैज्ञानिक भी कहते हैं कि ये डिस्टेंस जो होता है कहीं ना कहीं जो है ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बनाए रखती है। नहीं तो क्या होता है कि अगर एक ही प्रकार के फसलों को हम लगा देते हैं तो क्या होता है कि वहाँ अगर 5 अगर कोई एक पौधा लगा देते हैं और एक कोई दूसरा पौधा लगाते हैं, तो जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो 5 को मिलेगी, 1 को नहीं मिलेगी, वो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से अगर विभिन्न प्रकार की खेती को एक साथ एडजस्ट किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं सबको एक बराबर तौर पर पोषण मिलेगा, एक उर्वरा शक्ति भी ज़मीन की बनी रहेगी। क्या? जी, निश्चित रूप से। और खेत में जो है मतलब अभी बहुत सारी फसलें आपको नहीं दिख रही हैं। यहाँ पे हल्दी लगी हुई हैं, आप थोड़ा सा कहीं कहीं से पौधा निकल भी रहा है। यहाँ पे हल्दी लगी है, देसी ओल भी है यहाँ पे। आप देसी ओल कुछ दिन के बाद ग्रो हो जाएगा। तो मतलब मेरा यही एकमात्र उद्देश्य है कि खेती के मतलब स्तर को थोड़ा सा अलग किया जाए, युवाओं को खेती के प्रति जागरूक किया जाए और लोगों को शुद्ध से शुद्ध चीज़ उपलब्ध करवाया जाए। यहाँ हम बकरी भी देख पा रहे हैं, 4-5 बकरियां हैं यहाँ पर। तो बकरी भी पालन का कोई एक एजेंडा है क्या? निश्चित रूप से इंटीग्रेशन में जो है बकरी पालन का भी प्रमुख स्थान है। यहाँ पे मेरे पास कुछ गायें भी थी पहले, लेकिन बीच में थोड़ा सा पारिवारिक कारणों से जो है सब कुछ को समेटना पड़ा था। और बकरी, गाय, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, ये सारे मतलब जो कृषि से जुड़े जितने भी अवयव हैं वो बाद में इसमें जुड़ते जाएंगे और इसको हम बढ़ाते जाएंगे। क्योंकि आज के वक्त में जहां आपने युवाओं की बात की कि युवाओं को इसमें जो है कहीं ना कहीं एक अच्छा आगे आ सकते हैं वो, तो आज के युवा में अगर देखा जाए इन चीज़ों को लेकर के, खेती किसानी को लेकर के कोई इंटरेस्टेड चीज़ नहीं है। आज देखते हैं इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोग जहाँ IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए जाते हैं, अपने गांव छोड़कर बाहर रहते हैं और उनके अभिभावक घरों में रहते हैं, गांव में रहते हैं। तो क्या लगता है उनके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा ये अगर स्टैंड लिया जाए तो उन युवाओं की ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव देखने को मिल सकता है और वो युवा समृद्ध भी हो सकते हैं इससे। निश्चित रूप से आपका नाम तो मैं भूल रहा हूँ, जो भी आपका नाम हो, नवनीत सिन्हा जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मेरा शुरू से ही खेती के प्रति रुझान रहा है। मेरे पास बिहार में ऐसा आरक्षण, चूंकि मैं जात से ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरे पास एक ऐसा आरक्षण प्राप्त है जिसका कोटा कभी फुल नहीं होता है। स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी को बिहार में जो है 2% का आरक्षण है और सारे नाती पोता जो है मतलब बुजुर्ग हो चुके हैं, उसमें
हम लोग अभी नौकरी लेने वाले थे, लेकिन आज तक किसी भी सरकारी क्या बोलते हैं वैकेंसी को ट्राई नहीं किए जीवन में। क्यों? क्योंकि हम स्वतंत्र विचार के और स्वतंत्र ख्याल के व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं है कि जीवन में हर एक इंसान का लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना ही होता है। पैसा कमाने से इधर भी दुनिया होती है, ज़िंदगी होती है। रही बात युवाओं में, युवाओं को खेती के प्रति जागरूक करने की, तो आजकल लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल फ़ोन 5G का ज़माना आ गया है और लोग जो है आसानी से और सुलभ तरीके से पैसा कमा रहे हैं, घर बैठ के पैसा कमा रहे हैं। तो इस क्षेत्र में शारीरिक श्रम करने वाले, जो कि जी जान से मेहनत कर सके, उन्हीं को आगे आना चाहिए। क्योंकि इसमें शारीरिक श्रम में चोरी ये व्यवसाय या फिर ये कार्य जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। इसमें समय पर सब कुछ चाहिए। जैसे मेरा अभी देख रहे होंगे कि इसमें ये मेरा परवल का खेत है और हाँ, इस और दिखाएं, ये इस और देख सकते हैं आप, यहाँ जो है ये करेला यहाँ लगा हुआ है। इस और देख सकते हैं यहाँ परवल लगा हुआ है। इस और भी जो है कि रस्सी जो होकर के ऊपर से बनाया हुआ है इसका, और इसमें परवल लगा हुआ है यहाँ पर। और बगल में जो है वो किस चीज़ का वृक्ष है वो जो बगल में लगा हुआ है? ये बगल में जो लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, ये कदम के साथ साथ पॉपुलर बोलते हैं। ये पॉपुलर का पौधा है और ये मतलब खेत के मेड़ पर भी उगाया जा सकता है। इसलिए इससे एक सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो फेंस बनाएंगे, बाड़ बनाएंगे, जी तो इसमें अगर तार के सहारे, कटीले तार के सहारे घेराव किया जा सकता है, तो ये, और चूंकि लॉन्ग टर्म में होता है, लॉन्ग टर्म में भी बेनिफिट देगा और जो है फेंस का भी काम आएगा। क्योंकि मेरा मतलब ये जो है 3 एकड़ का प्लॉट अभी फेंसिंग किया हुआ है मैंने, चेन लिंक वायर से इसको फेंस किया है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि सरकार के तरफ से या प्रशासनिक जो भी अमला है उसके तरफ से इस क्षेत्र में सिर्फ अखबारी विकास की बयार बहाई जाती है। जमीन पे कोई सहयोग नहीं होता है। प्रथम वर्ष जब मैं इसको स्थापित करने का प्रयास कर रहा था तो कई बार हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में और कई बार मैं बीओ कार्यालय का चक्कर लगा करके थक गया था कि कहीं से कोई सहयोग मिलेगा। लेकिन बाद में पता चला कि सरकार या सरकार के जो भी कर्मी होते हैं वो सिर्फ अखबारी और क्या बोलते हैं उसको, न्यूज़ चैनल पे दिखाने के लिए। हम तो कहते हैं कि सरकार जितना कृषि विभाग विज्ञापन पे खर्च करती है उसका अगर कुछ मतलब हिस्सा जो है किसानों की समृद्धि पे खर्च करे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा सरकार के लिए। क्योंकि युवा कैसे आगे आएंगे, किसी तरह का समर्थन नहीं मिलता है। आप अगर कृषि से रिलेटेड स्टार्टअप को लेकर के इन्वेस्टरों के पास जाएंगे तो वहाँ भी आपको मतलब जो है उस तरह से प्रोत्साहन नहीं मिलेगा जैसा कि अन्य क्षेत्रों में मिलता है। क्योंकि इसमें मतलब जो है रिस्क लेवल काफ़ी हाई होता है, क्योंकि प्रकृति से जुड़ा हुआ ये कार्य है और प्रकृति का चोट जो है किसी पे पड़ सकता है। हालांकि मैं उन ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा कि जो इस तरह के स्टार्टअप को इन्वेस्टमेंट या सपोर्ट करने में मतलब पीछे हटते हैं, तो आप बड़ी से बड़ी होटल बना लीजिए और 8 के रिक्टर स्केल का भूकंप आएगा तो वो भी प्रकृति के सामने जो है नगण्य हो जाएगा। तो इस तरह के स्टार्टअप करने वाले युवाओं को प्रोत्साहित भी करना चाहिए और लोगों को आगे आना चाहिए। क्योंकि भारतीय कृषि जो है कहीं ना कहीं कहा जाता है मानसून के साथ एक तरह से जुआ है। और चूंकि भारत कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, लेकिन बावजूद आज़ादी के इतने वर्षों बाद किसी भी सरकार के एजेंडे में किसान नहीं है, खेती नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक दुखद पहलू है, इसे मानते हैं आप? निश्चित रूप से ये काफ़ी दुखद पहलू है और भारत गांव में बसता है ये हम लोग। और एक चीज़ की हाल के दिनों में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए काम करेंगे, लेकिन आज तक उस और कोई पहल भी नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं सरकार के एजेंडे में ये चीज़ों को प्राथमिकताएं नहीं मिलती है। निश्चित रूप से, और मोदी जी के द्वारा किए गए कार्यों की मैं व्यक्तिगत रूप से सराहना करता हूं, क्योंकि किसान के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। लेकिन होता क्या है कि सरकारें सिर्फ घोषणा करती हैं और उनको अमली जामा पहनाने का कार्य करने का जो है मतलब भार जो है जिम्मेवार कर्मियों पर होता है। तो कर्मी उतने जो है इंटरेस्टेड नहीं होते हैं और वो खास करके सीमांत किसानों को, लघु किसानों को उनके पास कोई तजब्बो नहीं दिया जाता है। बड़े बड़े नेता मंत्री के जो अनुयायी होते हैं या उनके रिश्तेदार होते हैं, बड़ी योजनाओं का लाभ वही उठा लेके जाते हैं। तो छोटे और मध्यम किसानों के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं आनी चाहिए। हालांकि कागजों में बहुत सारी योजनाएं हैं, उसको ज़मीन पर उतारने का कार्य करना चाहिए सरकार को।
तो वाकई आपने जो कहा कि धरातल पर इन चीज़ों को उतारना चाहिए, तो हमारे साथ जो ये किसान धनंजय जी हैं, काफ़ी प्रोग्रेसिव माइंड के हैं। 2.5 से 3 एकड़ का प्लॉट में समेकित कृषि से यह अपने जीवन के साथ साथ जो है तमाम जो बदल रहे हैं, अपने आप को बदले हैं और कई लोगों को रोजगार भी मिले हुए हैं, चूँकि आपके यहाँ कई स्टाफ भी काम करते होंगे। निश्चित रूप से अभी 3-4 लोग रेगुलर बेस पे काम करते हैं, और आने वाला समय में मेरा एक यहाँ पर जो है होम बेस्ड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं और उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम लगा रहे हैं, छोटे स्तर का, एकदम घरेलू उद्योग की तरह। चूँकि स्टार्टअप है और कहीं से कोई सहयोग फ़िलहाल नहीं है, तो जब तक शुरू नहीं करेंगे तो फिर मतलब मार्केट का रिस्पांस भी पता नहीं चलेगा। हालांकि लोग फार्म को भी आसपास के लोग जानते हैं और हमारी मेहनत से भी लोग वाकिफ़ हैं, तो यहाँ पे हम कई लोगों को रोज़गार देने का भी कार्य करेंगे। अगर सफलता मिलती रही तो इसे बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंचाया जा सकता है। बिल्कुल, हमारी भी शुभकामनाएं हैं, आपकी इस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करें और आगे बढ़ें, लोगों को रोजगार मिलेगा और स्थानीय लोग जागरूक भी होंगे, तो जो समेकित कृषि है उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। तो हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी ज़रूर बताएं। देखते रहिए द रिफॉर्मर न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।